हेलो एवरीवन, एआईएफ 2025 का इस सेशन में हम लोग मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन और भी देखेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका सॉल्यूशन पूछा गया है और के जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये जो डी है इसको लिखा जा सकता है डी अपॉन डी वाई। तो ये आ रहा है एक्चुअली डिफरेंशियल इक्वेशन जो था ऐसे ही था। तो इसमें मैंने सॉल्यूशन ट्रायल सॉल्यूशन ले लिया कि y इक्वल टू ई ओवर mx। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि y क्या होगा। इसमें जो रूट आ रहा है -3 और जो रूट आ रहा है a3 रूट आ रहा है और यहाँ पे जो है कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन आ रहा है। तो दैट मींस इसका जो सॉल्यूशन होगा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। तो ऐसा होगा, ऑप्शन cos sin के फॉर्म में था तो इसको लिखना है sin cos के फॉर्म में, या e ओवर फॉर्म में था तो e ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक सर्किट डायग्राम गिवन था, इसमें आउटपुट एक्सप्रेशन क्या होगा ऐसा पूछा गया था। ये जो है बेसिक गेट, ये जो है एक जो है कि एंड गेट, और ये जो है ये भी एंड गेट, और यहाँ पे जो है ऑल थ्री आर एक्चुअली एंड गेट, और ये जो था एक और गेट। तो इसमें सिंपलीफाई करके जो आ रहा है आउटपुट इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ऐसा हो सकता है कि ए इक्वल टू कुछ डाटा गिवन था 0 0 1 0 ऐसा कुछ था, बी इक्वल टू कुछ था, सी इक्वल टू ऐसा कुछ था। तो उसका अकॉर्डिंग आपको लिखना है y का आउटपुट क्या होगा। तो मींस ये जो आउटपुट एक्सप्रेशन आ रहा है ये इनपुट एबीसी का वैल्यू जैसे था इसका रिप्लेसमेंट लगा के वैल्यू पुट करके ये सारे जो है कि एबीसी के अकॉर्डिंग आउटपुट रिजल्ट जो है कि करेक्ट होगा। दैट मींस एबीसी ऐसे कुछ प्रेजेंट था इनपुट, उसका अकॉर्डिंग आउटपुट पूछा गया था। बट आपको जो पहले कैलकुलेट करना है कि y का एक्सप्रेशन दैट मींस आउटपुट इस सर्किट से। तो ऐसे आपको करना था। एक्चुअली इनपुट जो एबीसी का वैल्यू था वो मेरे को नहीं मिला, बट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का तरीका यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेशन वैल्यू पूछा गया था, एक ऑपरेटर गिवन था जो है कि o कैप इक्वल टू x कैप p x कैप प्लस k स्क्वायर x कैप, और जहां पे बोला गया था ये जो सिस्टम है एक्चुअली वो आरडी पोटेंशियल है, इनफाइनाइट पोटेंशियल बॉक्स है। तो इसमें जो वेव फंक्शन होता है ये होता है क्योंकि लेंथ बोला गया था 0 टू l। तो क्वेश्चन पूछा गया था x px का प्लस जो है कि px x का एक्सप्रेशन वैल्यू। तो देखिए इसमें तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू l साइन स्टार ऑफ x px पहले, नेक्स्ट जो है कि pxx ऐसे करके एक्सप्रेशन वैल्यू कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है इसमें कैलकुलेट करने से जो मिलेगा एक्चुअली i स्क्वायर अंडर 2 दोनों केस में सेम रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे एवरेज पूछा गया था, दैट मींस इसका जो रिजल्ट होगा वो जो यहाँ पे ऑपरेटर था उसका एवरेज जो आ रहा है ओनली i स्क्वायर। तो एक कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो ऐसे आपको रिजल्ट आएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है i स्क्वायर। एक इंटीग्रेशन पूछा गया था और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये होगा माइनस आई के एक्स अंदर के स्क्वायर प्लस 1 ऑफ डी के। इसमें जो सिंगुलरिटी आ रहा है यहाँ से प्लस माइनस आई, और यहाँ पे जो है प्लस आई रेसिड्यू आई पे आपको कैलकुलेट करना है। माइनस आई जो है आउटसाइड ऑफ द जो आपका दिस आ रहा है इसका आउटसाइड हो रहा है के इक्वल टू माइनस आई, मींस ये जो सिंगुलर पॉइंट है इसको नहीं लेना है, सिर्फ आपको जो लेना है के इक्वल टू प्लस आई पॉइंट, उस पे आपको रेसिड्यू कैलकुलेट करना है। और जो होता है रेसिड्यू थ्योरम 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू। तो यहाँ से जो मिल रहा है पाई e ओवर x, इसका राइट ऑप्शन होगा। एक जो क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया था क्लासिकल आइडियल गैस एट टेंपरेचर T प्लेस्ड इन स्फेरिकली सिमेट्रिक। एक क्वेश्चन में एक लैंग्वेज एक्चुअली गिवन था, स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल V ऑफ R इक्वल टू C R क्यूब, C जहां पे कांस्टेंट था। क्वेश्चन पूछा गया था वैल्यू ऑफ द VR मींस पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज वैल्यू क्या होगा पर पार्टिकल। देखिए यहाँ पे पोटेंशियल ऐसे गिवन था और स्फेरिकली सिमेट्रिक बोला गया था। एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट V ओवर e ओवर माइनस ऑफ बीटा VR, यहाँ पे बीटा e होता है, यहाँ पे e जो है V ओवर एंड जो है कि 4 पाई r स्क्वायर dr अंडर जो है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इनफाइनाइट e ओवर माइनस ऑफ बीटा VR एंड जो है कि 4 पाई r स्क्वायर dr। तो इसमें देखिए गामा फंक्शन लगा के जो आ रहा है ये रिजल्ट आ रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है गामा 2 और यहाँ पे आ रहा है गामा 1। तो ये सिंपलीफाई करके जो आ रहा है रिजल्ट केटी। यहाँ पे आप इक्विपोटेंशियल थ्योरम लगाएंगे तो ये जो क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल थ्योरम से जो आएगा एक्चुअली 1/3 केटी ऐसे लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो एक्चुअल रिजल्ट आ रहा है केटी, ए राइट ऑप्शन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया था, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से पूछा गया था।
two ideal gases containing A and B gases with the masses are the Ma and Mb respectively। और जहाँ पे बोला गया था मास ऑफ A जो है वो ज्यादा है B से, और यहाँ पे बोला गया था they are with the same temperature and the same their mole numbers, that means temperature और जो है कि number of moles वो same है। then which of the statement about the pressure and the RMS value of the momentum, एक चीज देखिए यहाँ पे पूछा गया था RMS value of momentum, RMS velocity नहीं पूछा गया था, RMS momentum पूछा गया था। that means RMS momentum जो होता है मास ऑफ जो है कि मल्टीप्लाई ऑफ P ऑफ RMS, और RMS क्या होता है टोटल ऑफ थीटा T बाई M। तो यहाँ पे देखिए AR है, ये होता है एक्चुअली RMS मोमेंटम। पहले देखिए प्रेशर क्या होगा, इसमें पूछा गया था प्रेशर एंड जो है कि RMS मोमेंटम का जो एक्चुअल रिजल्ट होगा A एंड B के साथ वो कैसे होगा। देखिए आइडियल केस के लिए क्या होता है P इक्वल टू nRT, ये होता है आइडियल केस का इक्वेशन। और तो आप लिख सकते हो कि P इक्वल टू जो है कि nRT अंडर B, और यहाँ पे बोला गया था नंबर ऑफ मोल्स दोनों गैस के लिए, एंड जो है कि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑल आर कांस्टेंट, सो दैट मींस प्रेशर जो है कि कांस्टेंट है। दैट मींस A एंड B दोनों गैस के लिए प्रेशर का जो स्टेटमेंट था प्रेशर के बारे में पूछा गया था। तो जो ऑप्शन होगा एक्चुअली प्रेशर जो है कि A एंड B दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट देखते हैं कि RMS मोमेंटम क्या होगा। RMS मोमेंटम A मिल रहा है, और देखिए यहाँ पे बोला गया था मास ऑफ A गैस जो है वो ज्यादा है मास ऑफ गैस B से। दैट मींस यहाँ पे जो है एक्चुअली क्या है कि A P ऑफ RMS डिपेंडेंसी आ रहा है अंडर ऑफ M से। दैट मींस यहाँ पे जो है कि मास ज्यादा है A का, तो इसलिए RMS मोमेंटम भी ज्यादा होगा। इसका जो राइट ऑप्शन होगा प्रेशर दोनों के लिए सेम है, एंड PRMS वैल्यू जो है A के लिए ज्यादा होगा PRMS B से। तो ये ऑप्शन जिसमें था वही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जो है स्टैटिस्टिकल या थर्मल फिजिक्स से पूछा गया था पूरा जो मिक्स करके। देखिए क्या है यहाँ पे कि दो कंटेनर है, और दो कंटेनर का जो है कि क्या है कि दोनों कंटेनर के लिए एक का नाम दिया गया था x और एक जो था y, और दोनों कंटेनर का जो है कि सेम टेम्परेचर एंड सेम वॉल्यूम था, या मान लीजिए कि दोनों के टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम है। और यहाँ पे बोला गया था दो टाइप का पार्टिकल है यहाँ पे, जो एक जो है मॉलिक्यूल्स है दो टाइप का, जो है एक टाइप जो है A टाइप और एक टाइप जो है B टाइप। एक जो कंटेनर है उसमें सिर्फ 2n नंबर ऑफ पार्टिकल रखा गया है, और ऑल पार्टिकल्स आर A मॉलिक्यूल्स है, ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्चुअली A। दैट मींस यहाँ पे A टाइप मॉलिक्यूल 2n नंबर रखा गया था, और इस कंटेनर पे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखा गया था जो था कि A टाइप, एंड n नंबर ऑफ पार्टिकल रखा गया था जो था कि B मॉलिक्यूल्स, B टाइप का मॉलिक्यूल्स था। तो यहाँ पे A टाइप भी था और B टाइप भी था, इसमें सिर्फ A टाइप था। तो देखिए जो आइडियल गैस के लिए होता है प्रेशर इक्वल टू n केविटी अंडर V, और n जो होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए तो फिर x के लिए क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो था 2n ये बोला गया था। सिमिलरली y के लिए भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है n प्लस n दैट 2n। यहाँ पे जो डिफरेंस था देखिए कि यहाँ पे सिर्फ A टाइप मॉलिक्यूल था, यहाँ पे A भी दोनों टाइप मॉलिक्यूल्स था। तो देखिए यहाँ पे T V n और सेम बोला गया था, n टोटल ये भी सेम है दोनों के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी 2n आ रहा है, यहाँ पे भी 2n आ रहा है। तो ये दोनों के लिए जो है कि इस इक्वेशन से देखिए आइडियल गैस का जो इक्वेशन होता है प्रेशर जो है कि दोनों के लिए सेम होगा। तो ये रिलेशन आपको बन रहा है प्रेशर में। नेक्स्ट देखिए और क्या पूछा गया था, एंट्रोपी क्या होगा। एंट्रोपी कैलकुलेट करने के लिए जो होता है ना एक्चुअली सेपरेटेड इक्वेशन जो होता है, तो उसको आपको यहाँ पे लगाना है, और सेपरेटेड इक्वेशन जो होता है उसमें एंट्रोपी डिपेंडेंसी आता है एक्चुअली टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड जो है कि देयर डिस्ट्रीब्यूटिबिलिटी। तो देखिए ये होता है एक्चुअल फॉर्म ऑफ द सेपरेटेड इक्वेशन। तो इसके लिए जो है कि एक ही टाइप का पार्टिकल है, टोटल नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है पार्टिकल या मॉलिक्यूल मान लीजिए जो है कि 2n नंबर है, ठीक है। तो ये आ रहा है सेपरेटेड इक्वेशन x के लिए। सिमिलरली y के लिए क्या है, देखिए y के लिए जो है कि a क्या आएगा, एक जो है कि n टाइप n आएगा, एक n आ रहा है a टाइप के लिए, और a जो रिजल्ट आ रहा है b टाइप के लिए, ऐसे मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे y पे जो है ना a एंड b दोनों टाइप मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, और दोनों का जो वैल्यू था n करके, ठीक है, और ये जो आ रहा है kb n फैक्टोरियल इसका स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना डिस्टिंग्विशबिलिटी जो है y के लिए ज्यादा है, और एंट्रोपी जो होता है एक एडिटिव क्वांटिटी है। जैसे एंट्रोपी जो होता है ना एक्चुअली एंट्रोपी एक्चुअली ऐसा होता है कि एंट्रोपी जो है कि 1 + 2 ऐसा होता है। एंट्रोपी एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है,
दैट मीन्स यहाँ पे जो है कि एंट्रोपी y के लिए ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ x में जो है कि सिर्फ एक टाइप का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बट y में दोनों टाइप मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो है कि a एंड b, तो इसलिए यहाँ पे डिस्टिंग्विशबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए एंट्रोपी ज्यादा होगा। दैट मींस y जो कंटेनर है उसमें एंट्रोपी ज्यादा होगा x से। तो ये तो स्टेटमेंट जिस ऑप्शन में था वही करेक्ट होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टोटल दोनों के लिए सेम है, बट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है तो इसलिए, और एंट्रोपी जो होता है एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एंट्रोपी इसलिए जो है कि एंट्रोपी y के लिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशबिलिटी ज्यादा है। एक 2D लैटिस का स्पेसिफिक हीट पूछा गया था एट कांस्टेंट एरिया Ca ऐसा डिफाइन किया गया था, और यहाँ पे बोला गया था ये प्रोपोर्शनल क्या होगा टेंपरेचर के साथ, ऐसे ऑप्शन था कुछ, और Ca बोला गया था Ca जो है d/dt। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए डीवाई थ्योरी जो होता है उसमें फोटोन का जो लो टेंपरेचर पे जो होता है ना एक्चुअली लैटिस वाइब्रेशन या फोटोन का जो एक्चुअली कंट्रीब्यूशन होता है उसमें से आपको कैलकुलेट करना है कि E का डिपेंडेंसी जो है कि T के साथ कैसा होता है, या टू डायमेंशन केस के लिए यहाँ पे जो है 2D बोला गया था, तो 3D के लिए डिवाइडेटिव लॉ आता है, तो ऐसे करके आपको टू डायमेंशन के लिए एनर्जी के साथ फोटोन कंट्रीब्यूशन में टेंपरेचर का जो रिलेशन होता है E इज प्रोपोर्शनल टू T क्यूब होता है, इसमें से आपको ये जो Ca बोला गया था, Ca जो है कि कांस्टेंट एरिया पे स्पेसिफिक हीट ये स्पेसिफिक डिफाइन किया गया था, तो ये फार्मूला लगा के आपको इसे डिफरेंशिएशन करने से जो R है 3T² R है Ca का वैल्यू। क्वेश्चन पूछा गया था Ca जो है टेंपरेचर के साथ कैसे डिपेंडेंसी आएगा, तो दैट मींस Ca इज प्रोपोर्शनल टू T², ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, फॉर ए हाइड्रोजन एटम यहाँ पे कुछ जो है कि NLN वैल्यू गिवन था, तो मींस ये जो है ना एक्चुअली देखिए कि कोई फंक्शन गिवन है, कोई फंक्शन पे जैसा होता है हाइड्रोजन एटम के लिए psi ऑफ NLN, तो एक्चुअली वही प्रेजेंट है NLM ऐसा प्रेजेंट है ब्रांड नोटेशन पे, और यहाँ पे एक x कैप गिवन था और यहाँ पे भी जो है NLM गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोला गया था, L का वैल्यू 2, L का वैल्यू 1 एंड L का वैल्यू 0, ये पूछा गया था क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे तो वेव फंक्शन जो होता है psi टू 0 के लिए हाइड्रोजन एटम का यही होता है, 2 1 0 के लिए ये होता है, और यहाँ पे x का वैल्यू पूछा गया था, और हाइड्रोजन एटम के लिए जो है कि आपको यूज करना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, दैट मींस x r cos थीटा r sin थीटा cos फाई, तो ये आपको लगाने से ये रिजल्ट आ रहा है। बट यहाँ पे एक चीज देखिए कि cos फाई d फाई का सिर्फ इंटीग्रेशन पे फोकस करिए, तो ये इंटीग्रेशन करने से जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो 0 से और ये इसका वैल्यू कुछ भी जो भी आए, ठीक है, 0 के साथ मल्टीप्लाई होने से ये क्या होगा, टोटल 0 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट इसलिए 0 करेक्ट होगा। क्योंकि बाकी जो इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है वैल्यू, तो उस पे आपको नहीं ध्यान देना है, जस्ट देखना है कि cos फाई d फाई का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, इसका वैल्यू जो आ रहा है 0 आ रहा है, तो इसलिए टोटल रिजल्ट जो आ रहा है 0। एक क्वेश्चन जो है कि बॉल एक ड्रॉ किया गया था, इस क्वेश्चन में देखिए पहला बोला गया है कि एक जो बॉल है वो एज हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, और इसका जो पहला बाउंस में जो बॉल बैक पे जा रहा है इतना डिस्टेंस h/4, ऐसा मान लीजिए कि वो जो है ए जो पार्टिकल है, ये जो बॉल है एक्चुअली टोटल एज डिस्टेंस से इसको ड्रॉप किया गया है। ठीक है, तो देन ये जो फर्स्ट बाउंस में जितना जा रहा है एक्चुअली क्या है कि h/4, और यहाँ पे जो होता है ना कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द बॉल एंड द फ्लोर। ओके, तो ये जो फ्लोर है और ये जो बॉल है इसके अंदर इसके बीच में जो एक्चुअली क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है, तो इसका एक फार्मूला होता है E से इसको डिफाइन किया जाता है, और इक्वल टू जो होता है √k अपॉन h, ये जो होता है कि बाउंस बैक कितना कर रहा है, और h जो है एक्चुअली ड्रॉप फ्रॉम कहां से ड्रॉप हो रहा है पहले, तो इसमें h से ड्रॉप किया गया था, और बाउंस बैक कितना हुआ है फर्स्ट जो है फर्स्ट केस में फर्स्ट बाउंस में कितना हुआ है h/4, तो इसमें से आ रहा है ये रेस्टिट्यूशन जो आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दैट इज इक्वल टू हाफ। बट इस क्वेश्चन में बोला गया था ऐसा एक आइडेंटिकल बॉल, देखो ये आइडेंटिकल था तो ठीक है, तो आंसर मैं आइडेंटिकल कंसीडर करके कर रहा हूं, जो मिला है वो आइडेंटिकल ऐसा है, मतलब स्टूडेंट ने बोला है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कि और एक बॉल था जो है कि बी बॉल, उसको भी इसी सेम हाइट से इसको भी जो है कि ड्रॉप किया जा रहा है, दैट मींस क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका फर्स्ट बाउंस में इतना हाइट वो बैक करेगा। ठीक है, तो वो जो होगा एक्चुअली h/4 ही होगा, क्योंकि h/4 हो रहा है सिमिलर a की तरफ होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो बॉल का जो है कि इसमें से वो ड्रॉप किया जा रहा है जिस हाइट से वो दोनों के लिए सेम है। ठीक है, और जो है आइडेंटिकल है, तो और जो है कि देखिए इसमें इस सेम फ्लोर पे भी जो है कि ड्रॉप किया जा रहा है, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बिटवीन द
वॉल एंड जो ये जो फ्लोर होता है वो भी सेम होगा, क्लियर, क्योंकि और दो बॉल जो है आइडेंटिकल मान लीजिए, आइडेंटिकल है तो एक्चुअली रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, तो रिजल्ट इसलिए होगा h/4। क्या था वो आपको एक्चुअली देखना है, क्वेश्चन आ जाने से हम लोग को पता चल जाएगा ये आइडेंटिकल है या और जो है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेम है, दोनों जो है फ्लोर भी सेम है, तो क्या होगा h/4 होगा। एक लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए पूछा गया था इसका एवरेज वैल्यू एंड जो है कि px का एवरेज वैल्यू आफ्टर टाइम t पे क्या होगा। तो ये क्वेश्चन देखिए t टाइम लेटर आपको पूछा गया था कि इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, इसमें टाइम इक्वेशन ऑपरेटर आपको लगाना है। ये जो है ग्राउंड स्टेट के लिए पूछा गया था, ग्राउंड स्टेट के लिए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट का जो वेव फंक्शन होता है यही होता है, तो t टाइम का जो है कि वेव फंक्शन चाहिए तो आपको लगाना है टाइम इक्वेशन ऑपरेटर ar है, और ग्राउंड स्टेट के लिए जो एनर्जी होता है इसका ओमेगा 2, और ये जो एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने से जो आएगा एक्चुअली आप कैलकुलेट कर सकते हो बट इसका रिजल्ट तो मिलना है 0 दोनों के लिए, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा दोनों के लिए एवरेज वैल्यू जो है 0 होगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है कि एक क्वांटम पार्टिकल ऑफ मास m इन इनफाइनाइट क्वांटिटी पोटेंशियल वॉल ऑफ द लेंथ l फ्रॉम a टू b पॉइंट, तो पहला s था, ठीक है। तो देन क्या हुआ है इसके लिए क्या था कि एक जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी था वो क्या था Eg था। सडनली क्या हुआ कि b पॉइंट जो है ये मूव होके b प्राइम पे चला गया, ठीक है। और अभी जो आ रहा है कि a हो रहा है टोटल जो है कि 1d पोटेंशियल फोर्स का लेंथ हो रहा है, दैट मींस 2l हो गया है। तो अभी जो है न्यू एनर्जी आपको चाहिए, मेजर किया गया है जो है क्या मिल रहा है सेकंड केस में, वो जो आ रहा है क्या है E1, दैट मींस जब लेंथ 2l हो गया है उसी केस में जो एनर्जी आ रहा है E1। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया था कि व्हाट इज द पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ दैट E1 नॉट इक्वल टू Eg, E1 जो है Eg से इक्वल नहीं होगा, उसका पॉसिबिलिटी क्या होगा। देखिए इस केस में सडनली चेंज हुआ बोला गया है, तो इसलिए जो है फाइनल स्टेट जो है एक्चुअली प्रीवियस जो स्टेट था उस पे सुपरपोजिशन करेगा, दैट मींस एक्चुअली क्या है वेव फंक्शन जो है उसके ऊपर क्या होगा कि सुपरपोजिशन होगा। तो इसलिए इसमें जो एनर्जी जो था वो क्या होगा एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, न्यू स्टेट का जो एनर्जी वो क्या होगा कि प्रीवियस जो स्टेट था उस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है वेव फंक्शन सुपरपोजिशन से। तो इसलिए इसका जो है कि एनर्जी जो है पहले जैसे Eg था उससे इक्वल नहीं होगा, वो जो है कि थोड़ा सा कम हो जाएगा, दैट मींस E1 इज नॉट इक्वल टू Eg हो जाएगा। तो ऐसा बोला जा रहा है, दैट मींस इसका जो पॉसिबिलिटी है या पॉसिबिलिटी ऐसे नहीं है कि प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करेक्ट है स्टेटमेंट कि ये E1 नॉट इक्वल टू Eg कब होगा, इसका मतलब ये जो इवेंट हो रहा है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1 0 हाफ 1/9 ऐसा कुछ था या 1/3 ऐसा कुछ था, इसका प्रोबेबिलिटी 1 होगा। क्योंकि देखिए न्यू जो स्टेट हो रहा है ना, न्यू स्टेट का जो वेव फंक्शन है वो एक्चुअली प्रीवियस स्टेट का जो वेव फंक्शन है उसमें क्या होगा फाइनल स्टेट जो है प्रीवियस सिस्टम जो था उसका वेव फंक्शन के ऊपर सुपरपोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। दैट मींस एनर्जी जो है न्यू स्टेट के लिए या जो न्यू कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है उसका अकॉर्डिंग एनर्जी जो है कि आगे जो Eg था उससे कम आ जाएगा। दैट मींस E1 जो है कि नॉट इक्वल टू होगा, ये एकदम करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है श्योर होगा, ऐसा है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आ रहा है E1 कभी भी Eg नहीं होगा, सडनली हो रहा है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा 1। तो मींस प्रोबेबिलिटी जो है पीओडी आपको ऐसा बोलना था कि एकदम जो है कि करेक्ट है, तो इसलिए 1 आ रहा है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन इस बार केएफ में पूछा गया था, और भी कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है या आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन में कुछ और कुछ पूछा गया था, ठीक है, या एक्चुअली ये नहीं पूछा गया था, ऐसा भी कुछ लग रहा है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। और कुछ क्वेश्चन आपको याद है तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम कर दीजिए।